एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द अमेंडमेंट सेशन फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। सो जैसा कि हमने इनिशियल सेशंस में डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हमने ऑल्टरनेटिव टैक्स रिज्यूम हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 115 BAC, और उसके कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं उसका ऑलरेडी जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसका लिंक ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं TDS एंड TCS के, वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दो तीन या हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल 6 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें से 2 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में वो लोग आपको पूछेंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि क्या अमेंडमेंट हुआ है और उसका क्या प्रोविज़न है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड सेक्शंस ही आपको करवाऊंगा एंड देन बाकी के जो अमेंडमेंट्स है वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें 2 सेक्शंस जो हैं जिसके अंदर मेरे हिसाब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है सेक्शन 194N। ठीक है, TDS इन केस ऑफ कैश विड्रॉल्स, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ करते हो तो TDS डिडक्ट करेगा बैंकिंग कंपनी। एंड एक और इंसर्शन हुआ है, ये तो पहले भी था पर इसमें अमेंडमेंट हुआ है, एंड एक और इंसर्ट किया है सेक्शन 194O। ठीक है, कि अगर आप इको के थ्रू मींस द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कुछ गुड्स या सर्विसेज क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उस केस में भी क्या लगेगा, उसके ऊपर TDS लगेगा। ठीक है, हम दोनों ही सेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले 194N करेंगे एंड देन हम कौन सा वाला करेंगे, 194O करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन 194N। सबसे पहले कैश विड्रॉल्स वाला जो अमेंडमेंट हुआ है, जो यहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर 214 पे आपको दे रखा है 194N। ओके, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS? कौन डिडक्ट करेगा? तो बैंकिंग कंपनी TDS डिडक्ट करेगी। सबसे पहले तो ये सेक्शन 194N को इंसर्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या था, उसको हम समझते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती है उसको डिस्करेज करती है कि जितना कैश ट्रांजेक्शन कम होगा उतना सही रहेगा। बट कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा भी सोचा कि ये कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश तो कहीं से लाना पड़ता होगा, तो उसका इंसेप्शन पॉइंट क्या होगा। इंसेप्शन पॉइंट मतलब कैश की शुरुआत हो कहाँ सकती है। तो मान लो कि मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है, तो मैं बैंक के पास गया और बैंक से मैंने कुछ कैश क्या किया हुआ है दोस्तों, विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बैंक से कैश को क्या किया, विड्रॉ किया, और मैंने किसी को पेमेंट किया। तो गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किया कि सेक्शन 194N उन्होंने इंसर्ट किया और उसमें बैंकिंग कंपनी को ऐसा कहा कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर आपके बैंक से, मतलब जो अकाउंट है उसके अंदर से अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो इन दैट केस आपको TDS डिडक्ट करना है @2%। ये पहले भी था, अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो मैं बताता हूँ कि अमेंडमेंट क्या हुआ। ठीक है, तो पहले क्या प्रोविज़न थी कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपने कैश विड्रॉल किया होगा तो 2% TDS आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने किया होगा तो। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या किया, अमेंडमेंट उन्होंने ये किया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि किसको TDS डिडक्ट करना है। तो बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई, इंक्लूडिंग एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इन लोगों को TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन पेइंग कैश इन एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। अभी वो 1 करोड़ की लिमिट को उन्होंने कम करके 20 लाख रुपीज़ कर दिया है, लेकिन ये जो 20 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है वो सबके लिए नहीं है, कुछ डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्हीं के लिए ये लिमिट उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्टर कौन होगा वो मैं बताता हूँ। 20 लाख इन केस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्टर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय द रिसिपिएंट, क्या लिखा हुआ है, विद इट। ठीक है ना, एक या फिर उससे ज़्यादा अकाउंट होंगे तो। ठीक है, मतलब मान लो कि आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और HDFC बैंक में से अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया होगा तो TDS डिडक्ट होगा 2% के मुताबिक। ठीक है, लेकिन अभी आप डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में आते हो तो फिर उस केस में जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ रहेगा। ओके, सो ध्यान से सुनना। तो सर नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़ॉल्टर।
डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिछले 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के जो आईटीआर है वो आफ्टर, ध्यान से सुनना, आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की जो ड्यू डेट है उसके बाद उन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया है। तो अगर उसके बाद उन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया होगा तो उस केस में उनको डिफ़ॉल्टर कहा जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है, 2021 है। ठीक है, तो इस ईयर में अगर हमें वो 20 लाख रुपीज़ वाला लिमिट आपको कंसिडर करवाना है तो पिछले 3 सालों में 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 1920, देन प्रीवियस ईयर 1819, देन क्या होगा प्रीवियस ईयर 1718, इन तीनों ही साल का आईटीआर आपने क्या फाइल किया हुआ है दोस्तों, लेट फाइल किया। लेट मतलब मेरा कहने का मतलब है 139(1) की जो टाइम लिमिट है उसके बाद आपने अपना आईटीआर फाइल किया है, तो आप क्या हो जाओगे, डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। तो डिफ़ॉल्टर के लिए लिमिट कितना कर दिया सरकार ने, 20 लाख कर दिया, और बाकी के लिए 1 करोड़ रुपए का लिमिट अभी भी है। ठीक है ना, सो ये ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट हुआ है। पहले क्या था दोस्तों, दूसरा एक अमेंडमेंट ध्यान रखना इसी सेक्शन के अंदर। पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कि आप अप टू 1 करोड़ तक क्या करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, तो नो टीडीएस अप टू 1 करोड़, मतलब अप टू 1 करोड़ तक कोई टीडीएस होगा नहीं। बट अभी उन्होंने क्या कर दिया कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ किया होगा तो पूरे अमाउंट पे 2% डिडक्ट होगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट उन्होंने कब किया, तो ये अमेंडमेंट उन्होंने किया है 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स। 1 अप्रैल से नहीं है, 1 अक्टूबर से। मतलब क्या होगा, अगर मैंने 1 अक्टूबर 2020 के बाद अगर कैश विड्रॉल किया है और अगर मान लो कि वो अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में पूरी अमाउंट पे कितना परसेंट डिडक्ट करना पड़ेगा, 2% डिडक्ट करना पड़ेगा। जितना भी कैश विड्रॉल किसके बाद हुआ है, इस डेट के बाद हुआ है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे देखो रेट ऑफ टीडीएस आपको दिया हुआ है। तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्टर, तो डिफ़ॉल्टर के अंदर क्या है, तो एग्रीगेट पेमेंट अगर 20 लाख से ज़्यादा हुआ पर 1 करोड़ से कम हुआ तो 2%। बट अगर एग्रीगेट पेमेंट कितने से ज़्यादा हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, तो 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 5% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। इन एनी अदर केस कितना परसेंटेज होगा, 2%। ठीक है, मतलब जो नॉन डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन डिफ़ॉल्टर जो होंगे उनके केस में कितना परसेंटेज टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, 2% डिडक्ट करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ़ॉल्टर्स, तो डिफ़ॉल्टर का मतलब क्या होता है, तो डिफ़ॉल्टर मीन्स द रिसिपिएंट हु हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर, अंडरलाइन करिएगा, एनी ऑफ द 3 ईयर नहीं लिखा है दोस्तों, all of the 3 assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit for the file return of income under 139(1) has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is क्या लिखा हुआ है, made to him। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पिछले 3 साल में आपने सारे रिटर्न आपने लेट फाइल किए तो आप डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, क्लियर। तो पहले क्या अमेंडमेंट था, ठीक है, सो आप लोग मेरे साथ कॉपी करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग कॉपी करिएगा। अप टू FA 2019 सेक्शन कौन सा है, 194(n) की हम बात कर रहे हैं। तो अप टू FA 2019 तक क्या था, तो अप टू FA 2019 तक नो TDS अप टू कहाँ तक, 1 करोड़। ठीक है, और अगर 1 करोड़ से क्या होता है, एक्सीड होता है, तो उस केस में 2% आपको डिडक्ट करना है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम FA 2020, और वो भी कब दोस्तों, 1 अप्रैल से नहीं, 1 अक्टूबर 2020 से, अगर आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आते हो, तो उस केस में डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में अप टू 20 लाख तक कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है। अगर 20 लाख से एक्सीड हुआ और अगर अप टू 1 करोड़ तक हुआ, ठीक है, तो कितना परसेंटेज डिडक्ट करना है, 2% डिडक्ट करना है। बट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो फिर उस केस में कितना TDS आपको डिडक्ट करना है, 5% TDS डिडक्ट करना है। ठीक है ना, जितना अमाउंट 1 करोड़ से एक्सेस होगा उसके ऊपर। बट अगर नॉन डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो नॉन डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आते हो तो उस केस में अगर 1 करोड़ से एक्सेस हुआ तो आपको कितना TDS डिडक्ट करना है, 2%। ठीक है, अभी दोस्तों क्या है, सेक्शन 194(n) जो है ना, नॉर्मली क्या होता है, हम TDS कब डिडक्ट करते हैं, TDS डिडक्टिबल कब होता है दोस्तों, जब रिसिपिएंट के लिए क्या होता है,
जब रिसिपिएंट के लिए इनकम होता है तब जनरली टीडीएस क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। लेकिन इस केस में आप तो कैश को विड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आप कैश को विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी इनकम थोड़ी ना है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 194N इंसर्ट किया और उनको बोला कि अगर आप एक लेवल से ज़्यादा कैश विड्रॉ करोगे तो हम आपके ऊपर टीडीएस का प्रोविज़न लगा देंगे। तो उस केस में बैंकिंग कंपनी टीडीएस आपसे कलेक्ट कर लेगी, मतलब डिडक्ट कर देगी, सॉरी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। डिफ़ॉल्टर होगा तो ये 2% वाला लिमिट आपको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। ओके, सो अगर मान लो कि कोई डिफॉल्टर है, उसने 40 लाख रुपीस विड्रॉ किया, तो पूरे 40 लाख पे 2% लगेगा। ऐसा नहीं कि अप टू 20 लाख रुपीस तक जीरो रखो, नहीं, पूरे 40 लाख पे कितना लगेगा, 2% लगेगा, प्रोवाइडेड आपने ये इसके बाद विड्रॉ किया हो, ठीक है। लेकिन ये जो लिमिट हम काउंट करते हैं 1 करोड़ की लिमिट या 20 लाख की लिमिट, तो ये तो लिमिट काउंट करने के लिए तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर का ही पूरा टर्नओवर लेना है, ठीक है। तो जो टर्नओवर होगा वो मैं पूरे साल का लूँगा, लेकिन टीडीएस कब डिडक्ट करूंगा, ये वाला पार्ट कब से डिडक्ट करूंगा, इस दिन के बाद अगर विड्रॉल हुआ है तो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लो कि किसी ने 30 अगस्त 2020 को अगर कोई कैश विड्रॉ किया है तो उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे तो लॉ की पोजीशन थी नहीं कि आप टीडीएस लगा सको उसके ऊपर। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। इसका आप अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ पेमेंट इज मेड टू, किसको लिखा हुआ है, गवर्नमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट को कैश पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि उनका टीडीएस लगाने का इंटेंट क्या था कि जो लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं उनको हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, उनको रोकना है। इसके लिए हमने ये टीडीएस बनाया है, ठीक है, ये सेक्शन स्पेसिफिकली बनाया है। अब बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस। तो एक बैंकिंग कंपनी ने दूसरी बैंकिंग कंपनी को पेमेंट किया तो नहीं लगेगा। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो आपने देखा होगा कि वो जो एटीएम मशीन्स होते हैं उसमें वो कैश लोड करने के लिए कोई और एजेंसी बैंक वाले ने हायर की होती है। तो मान लो कि अभी कोई एटीएम के अंदर मुझे कैश लोड करना है, तो आईसीआईसी बैंक वाले ने एक एजेंसी को रखा हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, वो एजेंसी को कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है, और वो जाके वो कैश क्या करते हैं, अलग अलग एटीएम्स के अंदर उसको कैश को लोड कर देते हैं। तो एज सच यहाँ पे ये बैंक्स ने अपनी एजेंसी को क्या किया हुआ है, कैश पेमेंट किया है, उसके ऊपर थोड़ी ना टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड इन दिस रिगार्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब को बैंकिंग कंपनी होगा। एनी वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, ये इसमें भी आ गया, of a banking company, cooperative society engaged in carrying on the business of a banking in accordance with the authorization issued by the Reserve Bank of India under the Payment Settlement System Act 2007. Such other person or class of person which the central government may by notification in the official gazette specify the consultation with the Reserve Bank of India and other notified person, ठीक है, नोटिफाई अभी तक उन्होंने किया नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अभी ये जो 194N में जो आपके केस में टीडीएस डिडक्ट होता है, तो 194N में जो टीडीएस हम डिडक्ट करते हैं वो टीडीएस नॉट ऑन इनकम नहीं है, बट ऑन किसके ऊपर है, ये टीडीएस ऑन किसके ऊपर हम डिडक्ट कर रहे हैं, विड्रॉल के ऊपर डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो विड्रॉल मतलब हम जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस उन्होंने लगाया। मतलब अगर मान लो कि मैंने 1 करोड़ 50 लाख रुपीस विड्रॉ किया है मेरे अकाउंट में से एंड आई एम नॉट डिफॉल्टर, तो 2% टीडीएस लगेगा। तो वो 2% टीडीएस के मुताबिक 3 लाख रुपए बैंक वाले ने डिडक्ट कर लिया होगा। तो अभी वो 1.5 करोड़ रुपए मेरी इनकम थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ विड्रॉल था। आ रहा है समझ में। दूसरा, ये भी आप नोट डाउन कर लेना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो। अभी हुआ क्या दोस्तों, आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में भी है, ठीक है। अभी आपने एचडीएफसी बैंक में से 70 लाख रुपीस विड्रॉ किया एंड पंजाब नेशनल बैंक से आपने 60 लाख रुपीस विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी से मेरा मतलब सेक्शन में जो बैंकिंग कंपनी वर्ड लिखा हुआ है वो बैंकिंग कंपनी क्या होगा, तो एक इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनी ही हो सकती है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में से अगर 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया होगा तो टीडीएस लगेगा ना। तो इस केस में आपने 70 लाख यहाँ से किया एंड 60 लाख यहाँ से किया, तो आपने टोटल कितना विड्रॉल किया, 1 करोड़ 30 लाख का।
तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर TDS लगा दो अंडर 194N, नहीं, इस केस में 194N नहीं लग सकता, क्योंकि आपने जो पैसा विड्रॉ किया है वो अलग अलग बैंक से आपने विड्रॉ किया है। अगर सेम बैंक अकाउंट में से विड्रॉ किया होगा, हावेवर एक बैंक के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं और उसमें से विड्रॉ कर रहे हो तो एग्रीगेट पॉसिबल है, क्योंकि HDFC बैंक को थोड़ी ना पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में से आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है। इवन पंजाब नेशनल बैंक को भी ये नहीं पता होगा ना कि HDFC बैंक से आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ द बैंक्स कि आप फाइंड आउट कर सको कि कितना अमाउंट कहाँ से हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है। इसलिए आपको कोई TDS डिडक्ट करना नहीं है। इंडिविजुअल बैंक में आपको 1 करोड़ का लिमिट कंसिडर करना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, सेक्शन कौन सा है? 194O। ओके, सो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, कोविड की वजह से उन्होंने TDS में क्या दिए हुए हैं, कोविड TDS रिलीफ दिया हुआ है। जैसे आप जितने भी सेक्शंस देखोगे, किसके सेक्शंस? TDS के सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने जो भी टैक्स रेट्स दोस्तों क्या किए हैं, जो भी टैक्स रेट्स उन्होंने नोटिफाई किए, उस टैक्स रेट को उन्होंने 3/4 कर दिया। कितना कर दिया? 3/4। 3/4 से मेरा मतलब है 75%। तो मान लो कि किसी सेक्शन के अंदर TDS का रेट 10% है, पहले था, तो उसको उन्होंने कम करके कितना कर दिया? 7.5%। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पेमेंट 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो पेमेंट्स हुए हैं, उनके लिए ये रेट उन्होंने 3/4 कर दिया, ठीक है ना। तो रेट कितना है? 3/4 है। लेकिन सेक्शन 194N के अंदर ये आपको बेनिफिट जो है, रिलीफ जो होगी TDS की, वो क्या होगी दोस्तों? नॉट अवेलेबल। मतलब आपको हम कोई रिलीफ देंगे नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में आपको कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। तो 194N में तो पूरा 2% या 5% एज द केस में भी जो होगा वो पूरा लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस केस में हम आपको कोविड का रिलीफ दे देंगे। ओके, सो ये ध्यान रखना। सेकंड, सेक्शन 194O, ठीक है। तो सेक्शन 194O के अंदर अमेंडमेंट क्या है? मतलब न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। तो आप सब लोगों ने सुना होगा इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सो मान लीजिए कि हम बात करते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, ठीक है, या अदर सर्विस प्रोवाइडर लाइक जोमेटो हो गया, ठीक है, स्विगी हो गया, एंड देन अदर्स भी है, ठीक है, आजियो होगा, ठीक है। तो ये जो अदर इकोज हैं, ये लोग क्या करते हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों? ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आके गुड्स कौन बेचता है? तो सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर क्या करता है? इको का कांटेक्ट करता है, और यहाँ पे जो अल्टीमेट बायर है वो इको की वेबसाइट पे जाता है और जो भी गुड्स उसको पसंद आता है वो ऑर्डर करता है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या पूछा अमेज़ॉन से? बोले आपके यहाँ पे कितने सप्लायर्स हैं? तो अमेज़ॉन ने बोला हमारे यहाँ पे 50 लाख सप्लायर। फ्लिपकार्ट को पूछा कि आपके यहाँ पे कितने सप्लायर्स हैं? तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पे 29 लाख सप्लायर्स हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि यार 50 लाख सप्लायर है, यहाँ पे 29 लाख सप्लायर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो प्लेटफॉर्म है ऑपरेटर का, उसके ऊपर आके बिजनेस कर रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं है कि कितना पेमेंट किसको जा रहा है। तो मान लो कि ये सप्लायर है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने अमेज़ॉन के थ्रू 7 लाख रुपए का गुड्स बेचा है, बट हो सकता है कि उसने अमेज़ॉन के थ्रू 10 लाख का, 15 लाख का या 20 लाख का भी गुड्स बेचा हो। सो गवर्नमेंट ने ये सारे सप्लायर्स को क्या करने के लिए? ट्रेस करने के लिए, एज वेल एज उसको GST में भी हेल्प मिलेगा अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये सारे सप्लायर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को क्या करते हैं? बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गए इसमें, गुड्स या फिर सर्विसेज दोनों आ गए। मतलब मेक माई ट्रिप वाला भी आ गया, गोवा भी वो वाला भी आ गया, सब लोग आ गए। तो अगर आप इको के थ्रू क्या करते हो? गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो इन दैट केस दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल डिडक्ट TDS
while making a payment to that ultimate supplier. मतलब जब ये पेमेंट इको वाला किसको करेगा, सप्लायर को पेमेंट करेगा, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा. तो इससे होगा क्या कि ये जो कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब ये जो ऑपरेटर है, इसको सप्लायर का पैन कार्ड नंबर लेना पड़ेगा. पैन कार्ड नंबर लेके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ गवर्नमेंट के पास सारा डेटाबेस आ जाएगा कि कितने लोग ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. कोई 25 लाख का कर रहा है तो 25 लाख का सप्लाई किया होगा, तो हम उसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि जीएसटी में आपने इतना दिखाया और आपका टीडीएस तो इतना डिडक्ट हुआ है. ठीक है. सो ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ाने के लिए ऑपरेटर लेवल पे गवर्नमेंट ने ये सेक्शन स्पेसिफिकली इंसर्ट किया है. ओके. सो ये ध्यान रखना. 194O तो क्या लिखा हुआ है, TDS on payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant. ठीक है, मतलब जो लोग सप्लायर है. Who is responsible to deduct TDS? तो where the sale of goods or provision of service of an e-commerce participant is facilitated by an e-commerce operator through its digital and electronic facility or platform by whatever name called, such e-commerce operator shall deduct, क्या लिखा हुआ है, TDS. तो वो जो e-commerce operator होगा वो TDS डिडक्ट करेगा. If the following condition are satisfied, TDS shall not be, क्या लिखा हुआ है, deducted. ठीक है. तो अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर इज एन इंडिविजुअल और क्या होगा, HUF फैमिली होगा, तो आपको नहीं करना है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल और HUF. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड, कितना होता है, 5 लाख से ज़्यादा अगर आपने नहीं बेचा है तो. एंड सर्च की ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश द परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर टू, क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर. मतलब इंडिविजुअल होता है ये वाला, ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है. इंडिविजुअल HUF ने ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचा है, अगर 5 लाख से कम होगा तो TDS हम डिडक्ट करेंगे नहीं, प्रोवाइडेड आपको पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर, वो जो सप्लायर है ना, जो पार्टिसिपेंट है, उसको आपका मतलब उसको पैन कार्ड नंबर लेके उससे आपको गवर्नमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा. ठीक है. सो ये ध्यान रखना. व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग टू द पेई विच एवर इज, क्या लिखा हुआ है, अर्लियर. रेट ऑफ TDS कितना है, 1%. बट कोविड की वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो TDS का रेट है वो 3/4 हो चुका है, मतलब 75% लगेगा, मतलब 0.75% TDS आपको डिडक्ट करना है. समझ में आया. तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स और सर्विसेज और बोथ, इफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डज नॉट इंटीमेट हिज पैन कार्ड नंबर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ऑपरेटर जो होगा वो 5% TDS डिडक्ट करेगा. कितना डिडक्ट करेगा दोस्तों, 5% TDS डिडक्ट करेगा. तो आपको वो जो ऑपरेटर है उसको अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट कर देना है. ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ थोड़ा ध्यान से समझना. एनी पेमेंट मेड बाय परचेसर ऑफ अ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि क्या होगा, कि लाइक आपने फ्लिपकार्ट से कोई गुड्स क्या किया है, परचेस किया. यहाँ पे बायर है, तो बायर ने इस गुड्स का पेमेंट किया, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले ने कैसा गेटवे दिया हुआ है दोस्तों. तो अभी फ्लिपकार्ट के थ्रू आप क्या करोगे, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप गुड्स बेचोगे तो फ्लिपकार्ट का अपना क्या होगा, कमीशन होगा. तो अभी हुआ क्या, फ्लिपकार्ट वाले ने गेटवे कैसा दिया है कि फ्लिपकार्ट वाला ऐसा बोल रहा है कि मेरा 5% कमीशन है इस गुड्स के सप्लाई के ऊपर, और बाकी का 95% किसको जाएगा, तो वो जो सप्लायर है, जो मतलब पार्टिसिपेंट नाम रखा हुआ है सेक्शन के अंदर, तो 95% सप्लायर को जाएगा और 5% मेरा. तो इन्होंने गेटवे कैसे बनाया है कि जो भी पेमेंट बायर करेगा वो ऑटोमेटिकली 95% सप्लायर को चला जाएगा और 5% जो होगा वो किसके पास आ जाएगा, फ्लिपकार्ट के पास. तभी वो फ्लिपकार्ट वाला क्या बोल रहा है कि मैंने तो पेमेंट रिसीव किया ही नहीं, तो मैंने तो वो जो पार्टिसिपेंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट, उसको तो मैंने पेमेंट किया ही नहीं, तो मैं क्यों TDS डिडक्ट करूँ. गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं होता है. आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर गुड्स क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा, तो आपको TDS क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली डिडक्ट करना पड़ेगा. इट इज़ इमटेरियल के पेमेंट आप डायरेक्टली सप्लायर रिसीव करता है या आप रिसीव करते हो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. सो द इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू कलेक्ट द TDS जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की गई है.
ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट को एटलीस्ट पता चले कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्चुअल टर्नओवर क्या है, जितना पेमेंट वो लोग रिसीव करते हैं ये ऑपरेटर से, क्या उतना अमाउंट वो लोग जीएसटी में भी डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो। Any payment made by a purchaser of a goods or recipient of service directly to an e-commerce participant for the sale of goods or provision of service or both facilitated by an e-commerce operator shall be deemed to be the amount credited or paid by e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount of such sale or services for the purpose of क्या लिखा हुआ है, deduction of tax। तो अगर डायरेक्टली बायर ने किसको पेमेंट किया, अगर डायरेक्टली बायर ने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ऑपरेटर नहीं पार्टिसिपेंट को पेमेंट किया, फिर भी ऑपरेटर को टीडीएस क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अदर पॉइंट्स देखो, ठीक है, अदर पॉइंट्स में ध्यान से पढ़िएगा। अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और विच इज नॉट लायबल टू डिडक्शन ड्यू टू द थ्रेशोल्ड लिमिट shall be not liable to TDS under any other provision. However, any amount received is or receivable by e-commerce operator for hosting advertisement। मतलब मान लो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का तो पैसा फ्लिपकार्ट का खुद का है ना, उस केस में थोड़ी ना कोई पार्टिसिपेंट है, वो तो खुद के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उस केस में वो ऑपरेटर थोड़ी ना है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना, ठीक है। तो अगर आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विसेज विच आर नॉट इन कनेक्शन विद द सेल और सर्विसेज अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस इफ एनी इस क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल। मतलब मान लो कि फ्लिपकार्ट अमेजोन ने अपना प्लेटफॉर्म किसी एडवर्टीजिंग कंपनी को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो फिर उस केस में तो क्या होगा, 194C करके एक सेक्शन है, आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्टर को जब हम पेमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, तो जब भी वो एडवर्टीजमेंट कंपनी अमेजोन को पेमेंट करेगी तो 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, ओके, क्योंकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पेमेंट हुआ है ना, वो थोड़ी ना सेल और परचेस ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, जो लोग गुड्स या फिर सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। E-commerce operator means a person who owns, operate or manage the digital and the electronic facility or platform for electronic commerce. E-commerce participant मतलब जो लोग यहाँ पे इस ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे आके अपने गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, वो इस केस में पार्टिसिपेंट माने जाएंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Services include fees for technical service and fees for the professional service as defined under section 194G, ठीक है। तो वो जो 194J में जो डिफाइन किया गया वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अभी दूसरा दोस्तों क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई सर्विसेज इको के थ्रू ली है, जैसे कोई लीगल सर्विसेज ली है, अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐप होती है जिसमें लीगल सर्विसेज, डॉक्टर भी ऐप पे अवेलेबल होता है, इवन सीए भी अवेलेबल होता है, ठीक है, सीए में भी अवेलेबल होता है, सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मान लो मिस्टर ए है, अभी उनको ऐसा कोई लीगल सर्विसेज चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे गए, उस इको ने किसका कांटेक्ट किया, लीगल जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसका कांटेक्ट किया। नाउ द लीगल सर्विस प्रोवाइडर तो प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगा ना दोस्तों, ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट हो गया। तो अभी होगा क्या, मिस्टर ए ने किसको पेमेंट किया, इको को, और इको ने आगे किसको पेमेंट किया, लीगल सर्विसेज में वो प्रोफेशनल पर्सन को पेमेंट किया। तो अभी मिस्टर ए जब इको को पेमेंट करते हैं तब तो कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं होगा, नो टीडीएस। और अगर इको ने आगे ये पेमेंट किया होगा तो इको कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करेगी, क्या वो 194O में करेगी या 194J जो ऑलरेडी प्रोफेशनल सर्विसेज का सेक्शन है उसमें वो टीडीएस करेगी, डिडक्ट करेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 194J में नहीं करेगी, वो किस में करेगी, 194O के अंदर टीडीएस क्या करेगी, डिडक्ट करेगी। कौन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थोड़ी ना प्रोफेशनल सर्विस रिसीव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विस तो कौन रिसीव कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है, लेकिन मिस्टर ए थोड़ी ना लीगल सर्विस, मतलब जो प्रोफेशनल
जो भी पर्सन है उसको थोड़ी ना वो पेमेंट कर रहा है, वो तो पेमेंट किसको कर रहा है, तो इको को कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम TDS क्या करेंगे, 194O वाला ही डिडक्ट होगा, 194J वाला नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन। मतलब क्या होता है, जैसे TDS होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कोई लिमिट हमने जो सेक्शन की देखी वही होती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले की जो एक्चुअल इनकम पोजीशन होती है वो हम नहीं देखते हैं। जैसे मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि TDS जो होता है वो होता तो वन काइंड ऑफ क्या है, एडवांस टैक्स। मतलब TDS को हम क्या नाम देते हैं, ये कौन सा टैक्स होता है, एस्टिमेटेड टैक्स, ठीक है। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मान लीजिए कि मैं इंडिविजुअल हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ पेमेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, किसी और पर्सन से। लाइक कोई कंपनी है जिसने मुझे पेमेंट किया है और उस कंपनी ने 194J के अंदर TDS डिडक्ट कर दिया। कौन से सेक्शन के अंदर, 194J के अंदर। कितना TDS उन्होंने डिडक्ट किया, तो मान लीजिए 1,00,000 रुपये का पेमेंट था, उसके ऊपर उन्होंने 10% TDS डिडक्ट कर दिया। तो 10,000 रुपये TDS डिडक्ट करके मेरे पास तो कितना पेमेंट आया, 90,000 रुपीज़ पेमेंट आया। अभी ये जो 1,00,000 रुपीज़ जो हम कंसिडर करेंगे, ये 1,00,000 रुपीज़ थोड़ी ना आपकी इनकम है, ये तो आपका रिसिप्ट था ना। ये इनकम में से मैं एक्सपेंस माइनस करूँगा, उसके बाद जो आपके पास नेट बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे ना। तो अभी हुआ क्या दोस्तों, ये इंडिविजुअल था ना, उसका एक्चुअल इनकम ही 2,90,000 था। कितना था उसका एक्चुअल इनकम, 2,90,000 ही उसका एक्चुअल इनकम था। तो अगर फ्रेंड्स आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने भी जाओगे ना, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो रहेगी। इवन आफ्टर रिबेट 87A का मिलेगा, फिर भी उसका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एज सच तो ये 10,000 रुपये आपने फालतू में कलेक्ट किए ना, आपने फालतू में कलेक्ट। तो इस केस में ये इंडिविजुअल किसके पास जा सकता है, ये जा सकता है AO के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, और उसको जाके ऐसा बोलेगा कि सर मेरी इनकम ऑलरेडी 5,00,000 रुपीज़ से, या तो जो स्लैब लिमिट जो है उससे कम है, तो एज सच मेरा टैक्स या तो आता ही नहीं है, या तो जितना TDS डिडक्ट हो रहा है उससे कम TDS मतलब टैक्स आ रहा है। तो इन दैट केस आप जा सकते हो लोअर TDS के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोअर TDS मतलब या तो TDS डिडक्ट ही ना हो, या तो TDS डिडक्ट हो पर कम रेट पे डिडक्ट हो। तो वही यहाँ पे 2 लाइन में लिखा हुआ है। सो देख सकते हो आप, व्हेन द रिसिपिएंट अप्लाइज टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म नंबर 13 एंड गेट्स अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट, क्या लिखा हुआ है, लोअर रेट, और डिडक्ट TDS एट अ विच रेट, लोअर रेट, या तो फिर TDS वो डिडक्ट ही ना करे, क्योंकि मेरी रिसिपिएंट की इनकम टैक्सेबल इनकम से भी क्या है, कम है। तो उस केस में आप TDS क्यों डिडक्ट कर रहे हो, बेचारे का लिक्विडिटी वैसे प्रॉब्लम चल रहा है, और उसमें भी आप TDS डिडक्ट करोगे तो और क्या हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो ये 2 सेक्शन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला हमने देखा 194N, एंड अभी ये वाला जो देखा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, कौन सा वाला, 194O, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं TCS के अंदर। TDS के जो सेक्शंस है उसमें भी अभी बाकी है, ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम TCS कंप्लीट करते हैं, फिर TDS वाला पार्ट वापस से टच करेंगे, क्योंकि TCS के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं उसको समझने के बाद जो TDS के अंदर के अमेंडमेंट्स हैं, जो बाकी के हैं सेक्शंस अभी हमारे बाकी हैं, तो ही आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 206C में अमेंडमेंट हुआ है, ओके। अमेंडमेंट क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या होता है, TDS मतलब तो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TCS मतलब आप टैक्स को कलेक्ट कर रहे हो। तो TDS तो क्या हो जाता है, जब रिसिपिएंट के लिए इनकम अक्रू हो जाता है तो आपको TDS क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। बट TCS में क्या होता है कि जनरली हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई इनकम का एप्लीकेशन करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और अगर वो इनकम का एप्लीकेशन करता है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो लोग जहाँ पे पैसा जाके अप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब जहाँ पे जाके खर्च कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई डीलर होगा, कोई ना कोई बैंक वाला होगा, कोई ना कोई सेलर होगा।
तो उन्होंने गवर्नमेंट ने किन लोगों को पकड़ा, जो लोग ये पेमेंट को रिसीव करते हैं। तो मान लो कि किसी के पास 20 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है और 20 लाख रुपीज़ ब्लैक का पड़ा हुआ है, और अगर वो कहीं कार लेने जाता है, कार 4 व्हीलर, और अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार होती है, तो उस केस में वो जो कार डीलर होता है उसको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप TDS क्या करो, सॉरी TCS क्या करो, कलेक्ट करो फ्रॉम दैट पर्सन जो कार खरीदने के लिए आपके पास आया है, सो दैट हम ट्रेस कर सके कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। और आप 1% TCS कलेक्ट करके उसके पैन कार्ड नंबर पे TCS कलेक्ट करना होगा, और वो 1% TCS कलेक्ट करके आप हमें वो TCS का अमाउंट डिपॉजिट करवा दो, ठीक है। फिर बाद में हम उसको अपने हिसाब से देख लेंगे कि उसका क्या करना है, क्योंकि उसने इतना पैसा कहाँ से लाया वो भी तो एक क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो हम उनसे सारा नोटिस वगैरह सर्व करके सब कुछ पूछ लेंगे। अगर सब कुछ जेन्यून है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हमें उनको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ TCS इज टू फाइंड एंड द ट्रेस दैट पर्सन जिसने मे बी अपनी इनकम को डिक्लेयर ना किया हो। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बायर। TDS में तो क्या होता है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब डिडक्ट करना है, TCS में मैं जब पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तब मुझे कलेक्ट करना होता है। सो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है उसके अंदर बात करते हैं। सो एवरी पर्सन being an authorized dealer who receives an amount for remittance out of India from a buyer being a person remitting such amount out of India under LRS scheme of Reserve Bank of India, means the liberalized remittance scheme, ठीक है। सो लाइक यू आर ऑथोराइज मनी एक्सचेंजर, आपके पास RBI का लाइसेंस भी है, मीन्स यू आर ऑथोराइज डीलर टू कन्वर्ट द रुपीज़ इनटू फॉरेन करेंसी, ठीक है, एंड फॉरेन करेंसी टू रुपीज़। तो अभी हुआ क्या कि मान लीजिए कि मुझे कुछ पैसा आउटसाइड इंडिया भेजना है, बट पैसा मैं क्या भेजूंगा, रुपीज़ तो नहीं भेज सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगा किसके पास, अगर मेरे पास रुपीज़ होगा तो मैं जाऊंगा किसके पास, किसी डीलर के पास ही जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि ये रखो पैसा और मुझे फॉरेन करेंसी दो, ठीक है। बी में देखो क्या लिखा है, बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज हु रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम अ बायर बीइंग अ पर्सन हु परचेज, क्या लिखा हुआ है, सच पैकेज। तो पहले उसने डीलर की बात की, ठीक है, ऑथोराइज मनी चेंजर। फिर यहाँ पे बात की टूर ऑपरेटर की। तो टूर ऑपरेटर मतलब अगर कोई फॉरेन टूर ऑपरेटर है और अगर आपने कोई ओवरसीज टूर पैकेज लिया हुआ है, ठीक है, तो मान लो कि मैं थॉमस कुक के पास गया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा थॉमस कुक का, और उसको जाके बोला चलो यूरोप का मुझे पैकेज बताओ, 15 लाख रुपए का मैंने पैकेज ले लिया और मैंने 3-4 साल से ITR तक नहीं फाइल किया। गवर्नमेंट बोले यार तुम लोग 15 लाख रुपए फॉरेन टूर पे खर्च करते हो, वो भी इतने टफ टाइम में, कोविड के टाइम पे, इतना पैसा आता कहाँ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वो टूर ऑपरेटर ने आपको वो टूर बेचा, ठीक है। तो वो टूर ऑपरेटर को गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग आपसे आके टूर पैकेज लेके जाते हैं उनसे TCS कलेक्ट करो। रेट 5% है, कितना, 5%, ठीक है। वो थोड़ी देर में आएगा रेट, पर अभी से आप इतना याद रख लेना। शेल कलेक्ट फ्रॉम द बायर, बायर मतलब जो फॉरेन करेंसी को बाय कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द बायर और रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेड बायर विच एवर इज, क्या लिखा हुआ है, अर्लियर। तो उसके बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ उसके बैंक में से रुपीज़ डेबिट करना है और वो डॉलर उसको देना है, या तो फिर वो कैश लेके आया, तो फिर जब मैं कैश को रिसीव करता हूँ। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथोराइज डीलर का मतलब समझा है। ऑथोराइज डीलर मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 10 of the Foreign Exchange Management Act to deal with the foreign exchange or foreign security. Overseas tour program package means any tour package which offers a visit to a country or territories outside India and includes the expenses for travel, hotel stay or boarding and lodging and any other expenditure of similar nature or relation to, ठीक है ना, वो टूर पैकेज जो होगा वो आ गया समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो जो बैंक या तो ऑथोराइज डीलर होगा उसको कलेक्ट करना है, एज वेल एज ये टूर ऑपरेटर को भी कलेक्ट करना है। ये दोनों उन्होंने इस बार ऐड किए हैं, ठीक है। ये सेक्शन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, सेक्शन 206C(1)G करके ये सेक्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं है सेक्शन। 2 सब सेक्शन उन्होंने ऐड किए, 1G एंड 206C(1H), ये 2 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। 1G हमने अभी जो डिस्कस किया वो, 1H थोड़ी देर में हम कर रहे हैं। अभी एक एक्सेप्शन उन्होंने क्रिएट किया, द ऑथोराइज डीलर शैल नॉट कलेक्ट द सम
if the aggregate of the amount being remitted by the buyer is less than 7 lakh in a financial year and लिखा है and is for the purpose other than the purchase of क्या लिखा हुआ है ओवरसीज टूर प्रोग्राम। तो अगर ओवरसीज टूर पैकेज होगा तो उस केस में तो चाहे 20,000 का भी आपने टूर पैकेज लिया होगा ना तो भी ये TDS डिडक्ट होगा। बट अगर मान लो उसके अलावा का अगर आपने क्या किया हुआ है रेमिटेंस किया हुआ है आउटसाइड इंडिया तो 7 लाख रुपए तक कोई TCS कलेक्ट करना नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा होगा तो कलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो सर कैसे, कोई एग्जाम्पल से समझाऊँ? यहाँ पे देखिएगा जो मैं एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख भी लेना आप लोग क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 206C1G उसमें क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप LRS स्कीम से क्या करते हो, आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हो, और अगर आपने टूर पैकेज लिया हुआ है, और टूर पैकेज कौन सा है, ओवरसीज टूर पैकेज आपने लिया हुआ है, तो टूर पैकेज के अंदर क्या होगा, नो लिमिट, ठीक है। आपको उस केस में 5% TCS क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बट अगर LRS स्कीम होगा तो अप टू 7 लाख रुपीज़ तक नो TCS, और एक्सेस अमाउंट होगी ना, एक्सेस अमाउंट उस पर आपको 5% TCS क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है ना, 5% TCS। बट ये क्या हुआ, ये जैसे ही ऐड हुआ ना तो लोगों ने बहुत हल्ला किया। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो याद रखना। हल्ला क्या हुआ, जो सेक्शन में लिखा नहीं है और ना ही कहीं मटेरियल में लिखा होगा और ना ही कहीं बुक में होगा, बुक में शायद थोड़ा बहुत उसका पार्ट एक्सप्लेन किया होगा बट वो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में नहीं होगा। तो हल्ला ये हुआ, मान लो कि मिस्टर एक्स का सन कहाँ पे स्टडी करता है, USA के अंदर, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को अपने सन को पेमेंट करना होता है, उसकी स्टडी के रिलेटेड उनको पेमेंट करना होता है। तो एवरी ईयर उनका 10 लाख रुपीज़ का क्या होता है, पेमेंट जाता है उनके सन के एजुकेशन के लिए। तो ये 10 लाख रुपए मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, किसी जो एक्सचेंज ब्रोकर होगा उससे जाके ये 10 लाख रुपए कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे डॉलर के अंदर। तो इसका मतलब ये तो ये हुआ ना कि ये जो एक्सेस 3 लाख रुपए है इसके ऊपर 5% वो TCS कलेक्ट करेगा। तो मेरे लिए तो एक्स्ट्रा 15,000 का कॉस्ट हो गया ना, तो मुझे उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,15,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5% देना तो पड़ेगा, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, बट अभी क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने ऐसा बोला कि ये 10 लाख रुपए का मैंने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, ये मेरा खुद का पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो लोन मैंने लिया हुआ है, आपने वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर एक सेक्शन किया होगा 80E। तो सेक्शन 80E के अंदर वो जो लोन मैंने लिया है फॉर द हायर एजुकेशन पर्पस, तो उस केस में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी TCS का रेट 0.5% बस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ओन पॉकेट से पे किया है, खुद के पॉकेट से अगर ये 10 लाख रुपए पे किया है तो TDS का रेट कितना, TCS का सॉरी कितना, 5%। बट अगर आपने कहीं लोन लेके अगर पेमेंट किया है तो TCS का रेट कितना होगा, 0.5%, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो ये था अमेंडमेंट। टूर ऑपरेटर के अंदर या टूर पैकेज के अंदर कोई लिमिट नहीं है, चाहे 10,000 का टूर पैकेज हो, 20,000 का टूर पैकेज हो, 30,000 का टूर पैकेज हो, 5% TCS हमें क्या करना है, कलेक्ट करना ही पड़ेगा वो टूर ऑपरेटर को, ठीक है। सो ये ध्यान रखें। सो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पॉइंट से, इफ रेमिटेंस इज मोर देन 7 लाख, से 8 लाख का रेमिटेंस हुआ है, देन द टैक्स शैल बी कलेक्टेड ऑन एक्सेस अमाउंट, जो 1 लाख रुपए है उस पर कलेक्ट होगा। द ऑथोराइज डीलर शैल नॉट कलेक्ट द सम ऑन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सम हैज़ बीन कलेक्टेड बाय, क्या लिखा हुआ है, सेलर, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज सेलर है उसने ऑलरेडी क्या कर लिया है, अमाउंट कलेक्ट हो चुकी है, तो फिर वो जो ऑथोराइज डीलर होगा वो वापस से कलेक्ट करेगा नहीं, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स पॉसिबल नहीं है। The provision is not applicable if the buyer is liable to deduct TDS at a source under the any other provisions of this act and has deducted, क्या लिखा हुआ है,
सच अमाउंट, मतलब किसी और सेक्शन में TDS डिडक्ट हो चुका है तो इस सेक्शन में आपको नहीं करना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्बेसी, उन लोगों को अगर आप क्या करते हो, इस तरह के पेमेंट्स करते हो, तो फिर उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्जन करवाती है तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। नाउ ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इस सेक्शन का नाम आप लोग दे दीजिएगा सेक्शन 206C1H, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा 206C1H के अंदर, तो एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, मतलब जो गुड्स को सेल करता है, ऐसे नॉर्मली जो TCS होता है वो गुड्स के ऊपर ही लगता है, तो जो गुड्स सेलर होता है उसी को TCS कलेक्ट करना होता है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो TCS का कोई सेक्शन है ही नहीं। तो बीइंग अ सेलर, तो यहाँ पे सेलर की डेफिनेशन में ऐसा है कि जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। ये आप लिख लेना, नीचे डेफिनेशन में भी दिया होगा, फॉर दिस पर्पस यहाँ पे दिया है। Who receives any amount as a consideration for sale of any goods of the value or the aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh in any previous year shall at the time of receipt of such amount collect from buyer, मतलब अगर उसने जो वैल्यू उसको मिल रहा है, जो गुड सेल किया उसने, अगर वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 0.1% आपको TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है। कोविड की रिलीफ इसमें भी दे रखी है, तो 0.075% आपको क्या करना है, TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है। ओके, सो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 0.1% है और यहाँ पे 0.075% है कोविड की वजह से। ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देते हो, ऊपर वाले सेक्शन के अंदर अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देते हो, तो सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब ये ऑथोराइज डीलर या तो ये टूर ऑपरेटर, ये 10% TCS कलेक्ट करेगा अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट नहीं करते हो। बट अगर ये वाला केस होगा 206(1)H, तो अगर मान लो मतलब जो बायर है अगर वो अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देता तो 1% TCS जो सेलर है वो कलेक्ट करेगा, 10 टाइम्स ऑफ द रेट, क्योंकि रेट कितना है 0.1% ना। अगर आप पैन कार्ड नंबर नहीं दोगे तो कितना परसेंट, 1%, मतलब 10 टाइम्स हो गया ना जो एग्जिस्टिंग रेट दे रखा है, ठीक है। तो उतना TCS वो लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्शन, कौन से केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसमें लिखा है द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हम TCS कैसे कलेक्ट करें, बायर कहाँ पे बैठा हुआ है, आउटसाइड इंडिया, अभी उसका पैन कार्ड नंबर होगा क्या उसके पास, तो हम पैन कार्ड नंबर होगा नहीं तो हम उससे TCS कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा। और मोटर व्हीकल और एनी अदर गुड्स, क्योंकि मोटर व्हीकल के लिए तो अलग से सेक्शन है, लीकर के लिए अलग से सेक्शन है, तो अगर किसी और सेक्शन में किसी गुड्स का रेट स्पेसिफिकली दे रखा है तो वो वाला रेट हमें देना है। पॉइंट नंबर B आएगा अब, ठीक है। इफ़ बायर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द पैन कार्ड डिटेल्स, तो मैंने आपको बताया, तो अगर बायर ने पैन कार्ड डिटेल्स नहीं दिया है तो 1% TCS हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, the provision shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at a source under any other provision of this act the goods purchased by him, मतलब वो जो मोटर कार, तो अगर आपने मोटर कार बेचा हुआ है तो फिर उस केस में मोटर कार वाला सेक्शन लगेगा ना, फिर उस केस में ये 206(1)H नहीं लगेगा। बायर का मतलब समझा है, बायर मीन्स अ पर्सन हु परचेज एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग नहीं आएंगे, ठीक है। इन लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, लोकल अथॉरिटी इनको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, तो अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वो जो सेलर है वो बाहर बैठा है, तो वो सेलर थोड़ी ना TCS के कंप्लाइंसेस कर पाएगा इंडिया के, क्योंकि TCS तो इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा ना। तो वो सेलर जो आउटसाइड इंडिया बैठा है जिससे मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है वो TCS के कंप्लाइंसेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये याद रखना। सेलर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। सेलर मतलब क्या, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसका सेल कितने से ज़्यादा होता है, 10 करोड़ रुपए से क्या होता है, ज़्यादा। ओके, यहाँ पे कुछ रेट बताए हुए हैं, ये रेट आपको क्या रखने हैं, याद कर लेना है। ये वाला
इन केस ऑफ पॉइंट नंबर ए, तो इसमें मैंने जो बताया 0.5% सेक्शन 80E वाला, अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया हुआ है तो उसमें 0.5% लगेगा। इन अदर केस में कितना लगेगा? 5%। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। इन केस ऑफ अफोरसेड पॉइंट नंबर बी, ठीक है, मतलब बी में वो 206C1H, तो कितना परसेंटेज होगा? 0.1%, बट कोविड की वजह से 0.075% होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन कार्ड डिटेल ऑफ द कलेक्टिंग, तो TCS में आपको क्या करना पड़ेगा? पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप पैन कार्ड डिटेल्स नहीं देते हो तो जो ट्वाइस रेट होगा वो लग जाएगा, या तो फिर 5% रेट होगा वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन पेइंग एनी सम विच टैक्स इज कलेक्टेड एट सोर्स shall furnish his PAN card details to the person responsible for collecting such tax. Failing which tax shall be collected at the higher of the following, तो at the twice at the rate specified in the TCS rate और at the rate of 5%। ठीक है, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो वाला रेट हम लेंगे। बट वो 206C1H के अंदर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट एंड क्या? फीस। अगर आप लेट स्टेटमेंट सबमिट करते हो, ठीक है, या तो लेट सर्टिफिकेट अगर आप सबमिट करते हो, वो कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन या किसी इंस्टीट्यूशन को, जिनको लोगों को अपना सर्टिफिकेट वगैरह या स्टेटमेंट गवर्नमेंट को फर्निश करना है, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ जो भी उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, सर्टिफिकेट्स अंडर एनी अदर पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, तो इन दैट केस अगर आप लेट सबमिशन करोगे तो 200 रुपीज़, ध्यान से सुनना, 200 रुपीज़ एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट आपको क्या पे करना पड़ेगा? लेट फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेनल्टी नहीं है, क्या है? लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा एवरी डे 200 रुपीज़। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? सो यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ, इट शैल बी लायबल टू पे फी ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलर क्या होता है? कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो 200 रुपीज़ मुझे एवरी डे क्या करना है? पेमेंट करना है, एवरी डे का पेमेंट करना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखो। उसके बाद अभी जो TDS के जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेक्शंस मैंने बाकी रखे हैं, ठीक है, वो वाले कर लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है 194C एंड 194J, इन दोनों में क्या अमेंडमेंट हुआ है। सो आप लोग साथ में कॉपी कर लेना। ठीक है, 194C एंड 194J। ठीक है, इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या था? क्लैश था। ठीक है, मतलब थोड़ा दोनों की जो प्रोविजंस थी वो क्लैश हो रही थी। मतलब पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रेट हमें लेना है और कौन सा रेट हमें इग्नोर करना है। ठीक है, सो वी आर नॉट गेटिंग कि कौन सा रेट हम कंसिडर करेंगे। तो अभी होता था क्या कि 194C की अगर हम बात करें तो 194C के अंदर क्या होता है, तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होता है, कौन होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को जब हम पेमेंट करते हो तब हमें TDS डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 2%, या तो फिर एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज? 1%। ठीक है, डिपेंडिंग के हम किसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल और HUF को पेमेंट कर रहे हैं तो फिर उस केस में हमें 1% डिडक्ट करना होता है, और अगर अदर पर्सन को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अदर पर्सन को, तो कितना परसेंट डिडक्ट करना है? 2% डिडक्ट करना है। तो अभी मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लो कि हमने लिफ्ट या फिर कोई टेक्निकल इंस्टॉलेशन करवाया है, तो उस टेक्निकल इंस्टॉलेशन के लिए हमने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में उसके अंदर हमें कितना परसेंट TDS डिडक्ट करना है? 2%, क्योंकि मैंने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम सेक्शन 194J में भी एक प्रोविज़न है, आपको पता होगा, फीस फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज का अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप किसका पेमेंट करते हो? रॉयल्टी का पेमेंट करते हो, एंड फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है,
तो अगर आपने 30,000 से ज़्यादा पेमेंट किया, कितने से ज़्यादा पेमेंट किया, 30,000 से ज़्यादा पेमेंट किया, तो इन दैट केस आपको 10% TDS डिडक्ट करना है। कोविड का इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा, 7.5% आपको TDS डिडक्ट करना है। इसमें भी कोविड का रिलीफ मिलेगा, इसमें 1.5 हो जाएगा और इसमें 0.75% हो जाएगा। कोविड के रिलीफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हुआ क्या दोस्तों, ये जो टेक्निकल सर्विस है और ये टेक्निकल सर्विस है, इन दोनों में क्लैश हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो गया दोस्तों, क्लैश हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, इस टेक्निकल सर्विसेज पे भी रेट 2% कर देते हैं। तो ये अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे भी 2% है और यहाँ पे भी कितना है, 2% है। तो उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज के पेमेंट में 2% TDS का रेट कर दिया। ये अमेंडमेंट है 194J का। आ रहा है समझ में? तो मैंने ये डिफरेंस बता दिया कि अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी 194J पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो 194J में क्या लिखा है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ TDS ऑन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर विच सेक्शन 194J। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 194J प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग to a resident any sum by way of fees for professional service or fees for technical services or any remuneration or fees or commission by whatever name called other than those which tax is deductible under section 192, मतलब सैलरी का है, 192 इस सैलरी का है, to a director और रॉयल्टी और एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 28, मतलब टेक्निकल या तो फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड अगर आपने कोई पेमेंट किया है, सेक्शन 28 जो PGBP का है, shall at the time of payment or credit of such sum to the account of the payee deduct the amount equal to 10% as a income tax। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, Section 194 provides that any person responsible for paying any sum to a resident for carrying out any work, including the supply of labor for carrying out any work, in pursuance of a contract shall at the time of payment or credit of such sum deduct an amount equal to कितना परसेंटेज, 1% TDS हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। इन केस अगर मैं पेमेंट इंडिविजुअल या HUF को कर रहा हूँ, अगर किसी और को कर रहा हूँ तो कितना परसेंट, 2%। इट इज़ नोटिस दैट देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशन ऑन द इश्यू ऑफ द शॉर्ट डिडक्शन। क्यों? अभी आपने 194C में TDS डिडक्ट किया 2% का, अभी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको 194J में करना था, बोले 194J में हमें कितना करना था, 10%। तो अभी आपको 8% का नोटिस आया, बोले ये तो आपने शॉर्ट डिडक्शन किया। शॉर्ट डिडक्शन मतलब जितना TDS आपको डिडक्ट करना था उससे आपने कम TDS डिडक्ट किया। तो बाद में गवर्नमेंट ने इस तरह की लिटिगेशन प्रोसीजर्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला कि एक काम करो, टेक्निकल सर्विसेज पे रेट कितना कर दो, 2%। Therefore, to reduce the litigation, it has been amended to reduce the rate of TDS in 194J in case fees for the technical services other than the professional services कितना कर दिया, 2% कर दिया। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों सेक्शन 194J का अमेंडमेंट। अभी हम लोग जाते हैं सेक्शन 194C के अमेंडमेंट में। ठीक है, सो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर, वर्क्स नहीं, जॉब वर्कर के अंदर क्या किया हुआ है, किसी को गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है अभी जॉब वर्कर होगा तो उसको रॉ मटेरियल भी आपको खुद ही सप्लाई करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल सप्लाई किसने किया होगा, बाय प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया होगा। ठीक है, अगर जॉब वर्कर क्या करता है, ओन परचेस करता है और फिर उसको प्रोसेस करके अगर बेचता है तो फिर उस केस में जॉब वर्कर तो जॉब वर्कर रहा ही नहीं, वो तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर बन गया। जॉब वर्कर तो जॉब वर्कर तब बनेगा ना, तो जो रॉ मटेरियल है वो किसको सप्लाई करना है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करना है। ठीक है, तो इस केस में प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब भी पेमेंट करेगा जॉब वर्कर को, तो 194C के अंदर हमें TDS क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। क्या करना है, TDS हमें क्या करना है दोस्तों, डिडक्ट कर देना है। किसको डिडक्ट करना है, ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को डिडक्ट करना है। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी हुआ क्या दोस्तों, ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर और जॉब वर्कर ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने एक सिस्टर कंसर्न बनाया।
सिस्टर कंसर्न मतलब ये कौन है, ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का रिलेटेड पार्टी है, या टेक्निकल टर्म्स में उसको हम बोलेंगे एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब बिजनेस एसोसिएट है, और यहाँ पे ये जॉब वर्कर है। तो अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को अगर गुड सप्लाई किया होगा तो 194C लगेगा ना। बट अगर मान लो कि सिस्टर कंसर्न ने ये जॉब वर्कर को सप्लाई किया होगा तो 194C पहले नहीं लगता था। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो सिस्टर कंसर्न है ये एज गुड एज तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ही तो है। तो इस केस में अगर मान लीजिए प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की जगह सिस्टर कंसर्न ने जॉब वर्कर को अगर गुड सप्लाई किया होगा तो उस केस में भी 194C एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो सिस्टर कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ TDS को अवॉइड करने के लिए इस तरह का ट्रांसफ़र जॉब वर्कर को कर रही है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट उन्होंने किया। तो यहाँ पे सिस्टर कंसर्न मतलब आपने PGBP में एक सेक्शन किया होगा, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, उसमें क्लॉज B था, रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो रिलेटेड पार्टी मतलब जो क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर 20% या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी। तो ये 194C का अमेंडमेंट था। ठीक है, पहले ये था, फिर अमेंडमेंट के बाद ये टैक्स की पोजीशन है। ठीक है, सो आप ये ध्यान रखना, मे बी एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ डिफरेंट वे में वो लोग पूछ सकते हैं आपको। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है। Section 194C of the Act provides for the deduction of a tax on payments made to contractors. The section provides that any person responsible for paying any sum to a resident for carrying out any work, including the supply of labor for carrying out any work, in pursuance of a contract shall at the time of such credit or at the time of payment, whichever is earlier, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू कितना परसेंटेज, 1%। अगर पेमेंट इंडिविजुअल या HUF को जा रहा है, और अगर किसी और को जा रहा है तो 2% करना है। हियर इन दिस केस द वर्क मतलब क्या होता है कि जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल किसने सप्लाई किया है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने। अगर जॉब वर्कर ने खुद परचेज किया है तो वो जॉब वर्कर नहीं है, वो तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ही हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर by using a material purchased from such customer, मतलब principal manufacturer. However, it excludes the manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of customer by using the material purchased from a person other than क्या लिखा हुआ है, from such customer। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना। Now the definition of work has been amended। क्या amendment हुआ है? To provide that in a contract manufacturing the raw material provided by the assessee or its associate shall fall within the purview of the work। Associate means a person who is placed similarly in relation to a customer as is the person placed in relation to the assessee under 40A subsection 2 clause B। मतलब अगर सिस्टर कंसर्न ने जॉब वर्कर को कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई किया होगा तो उसको एज गुड एज प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया है ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है ये दोनों अमेंडमेंट जो मैंने आपको बताए तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194C का अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ, J का कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं 194A में क्या अमेंडमेंट हुआ है। 194A के अंदर अमेंडमेंट ये हुआ है कि आप TDS सिर्फ पहले क्या था कि TDS 194A की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर हम क्या करते थे, TDS डिडक्ट करते थे। तो जैसे पहले तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर था कि अगर बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट होता है तो उनको TDS क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। बट अभी ध्यान से सुनना, अभी उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी उन्होंने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है और अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है अगर वो क्या होता है 50,000 से ज़्यादा होता है, इन विच केस सीनियर सिटीजन के केस में, एंड अदर केसेस में कितना होता है, अदर केसेस के अंदर अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उनको TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है। बट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ही इस सेक्शन के अंदर कवर है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से क्या है, ज़्यादा है।
समझ में आ रहा है? टर्नओवर से मेरा मतलब है जो उनका ग्रॉस रिसिप्ट होगा या सेल्स होगा, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा होगा और अगर वो अपने मेंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो डिडक्ट करना है। इन केस अदर केसेस होगा तो 40,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेक्शन 194A governs the tax deduction on interest other than the interest on securities. It provides that any person not being individual or HUF who is responsible for paying to a resident any income by way of interest other than the income by way of interest on securities, क्योंकि interest on securities के लिए ये वाला section 193 है already, shall deduct income tax at the rate in force. In order to extend the scope of its this section, interest paid by the large cooperative society. Now what do you mean by the large cooperative society? जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से क्या है, ज़्यादा. It is amended to provide that cooperative society referred to in subsection 3 shall be liable to deduct income tax if the total sale or gross receipt 50 करोड़ से क्या होता है, ज़्यादा, और जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट किया है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन. इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. और अगर कोई अदर मेंबर है, ठीक है, तो उसमें 40,000 रुपये आपको याद रखना है. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. उसके बाद आपको जब TDS मतलब आपने स्टडी किया होगा तब आपको पता होगा जैसे सेक्शन 194A, देन 194C, 194H, 194I, 194J, ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें इंडिविजुअल एंड HUF को कोई TDS डिडक्ट करना नहीं होता. नो TDS शैल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. उनको TDS डिडक्ट करना नहीं होता, लेकिन उनको TDS तब डिडक्टेबल होता है जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44AB में क्या होते हैं, ऑडिटेबल. तो इंडिविजुअल एंड HUF को TDS तब डिडक्ट करना है जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, इस सेक्शन के अंदर ऑडिटेबल होते हैं. तो अगर मान लो इंडिविजुअल के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल नहीं है तो उनको TDS डिडक्ट नहीं करना है इन सारे सेक्शंस के अंदर. ठीक है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रोविज़न है, ये मैंने आपको बता दिया. सो ये ध्यान रखना. सो यहाँ पे TDS ऑन डिविडेंड, तो आप सब लोगों को पता है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया. तो नाउ अभी डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन पे करता है, तो शेयर होल्डर पे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो उस केस में हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, पहले तो क्या था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, तो उस केस में हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देते थे तो TDS की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट अभी क्या है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, तो अगर मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसके ऊपर मुझे TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है. तो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी पेइंग डिविडेंड अंडर 222 टू एनी रेसिडेंट शेयर होल्डर इन द फॉलोइंग केसेस. 5,000 रुपये तक डिविडेंड होगा तो आपको डिडक्ट नहीं करना है. इंश्योरेंस कंपनी को आप पेमेंट करे हो तो डिडक्ट आपको नहीं करना है. ठीक है, ये ध्यान रखना. TDS का रेट 10% है, कोविड का रिलीफ मिलेगा 7.5% पे TDS आप डिडक्ट कर सकते हो. ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको. 194, 194A, 194C, 194J, ये जो अमेंडमेंट्स हुए सारे जो ये सेक्शंस में हुए ये आपको याद रखना है. उसके बाद आगे देखिए सेक्शन 194K. अभी जो ये सेक्शंस है उसका मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में कोई आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है. जैसे आप सब लोगों को पता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया. ठीक है, अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं. सो अगर पहले था तो भी किस पे था, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था इक्विटी के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर लगता था, तो दूसरा लगता था म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी हम डिविडेंड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर लगता था. बट ये एबॉलिश हो गया तो इक्विटी के अंदर तो उन्होंने सेक्शन 194 के अंदर TDS लेना स्टार्ट कर दिया जो भी डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, डिविडेंड मिलता है, उसका क्या, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया कॉल्ड 194K. तो उसमें TDS का रेट सेम टू सेम डिविडेंड 194 वाला जो 10% है वही रखा हुआ है. कोविड का रिलैक्सेशन आपको इसके अंदर भी मिलेगा. तो यहाँ पे लिखा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS.
तो यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन 1023D और यूनिट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और यूनिट फ्रॉम क्या लिखा हुआ है स्पेसिफाइड कंपनी, ठीक है। When tax shall be deducted at the time of payment or crediting the pay, whichever is क्या लिखा हुआ है अर्लियर, TDS का रेट 10% आपको बता दिया है। 194 में वो 5000 का लिमिट था, इस सेक्शन के अंदर भी 5000 का लिमिट मिलेगा एज यूजुअल, जो डिविडेंड वाला पॉइंट है वो। नाउ अभी ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये वाला 194 LBA, 194 LC एंड 194 LD, ठीक है। इन तीनों को आप अंडररेट कर सकते हो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बिजनेस ट्रस्ट की, सो आप सब लोगों को पता होगा जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि यहाँ पे यूनिट होल्डर पैसा किसको देता है, ये म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसको देता है। और म्यूचुअल फंड वाले पैसा या तो किस में लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, या तो फिर किस में लगाएंगे, डेट में पैसा लगाएंगे, दोनों में से एक में लगाएंगे। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, तो बिजनेस ट्रस्ट के अंदर उनका ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता। तो मान लो कि मेरे पास किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है, तो वो यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट को पैसा दिया, बिजनेस ट्रस्ट ने आगे रियल एस्टेट में पैसा लगाया। तो इन दोनों में असेट क्लास डिफरेंट है। इनका असेट क्लास क्या है, इक्विटी या तो डेट। इनका असेट क्लास क्या है, रियल एस्टेट है, तो वो लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। तो रियल एस्टेट में या तो वो लोग डायरेक्ट पैसा लगाते हैं या तो फिर SPV के थ्रू लगाते हैं। SPV मतलब किसी रियल एस्टेट कंपनी का भी पैसा दे देते हैं और उनको ही एक पर्पस व्हीकल बना देते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि आप ही हमारा फंड मैनेज करो। तो अभी होता क्या है, उसके अंदर दोस्तों दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 23FC एंड दूसरा है सेक्शन 23FC है A। तो अभी होता क्या है कि यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट ने अपने यूनिट होल्डर को, अगर मान लीजिए कि जो यूनिट होल्डर की जो इनकम होती है लाइक डिविडेंड मिला या फिर अदर इनकम होगी, वो यूनिट होल्डर को पास ऑन करनी होती है। तो 23FC के अंदर होगा, जैसे यूनिट होल्डर को हमने इनकम क्या किया है, पास ऑन किया हुआ है। तो कौन सा इनकम हो सकता है, मे बी इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, मे बी डिविडेंड इनकम हो सकता है, ठीक है। मे बी आपने कोई असेट बेचा होगा तो उसके अंदर से कोई आपको गेन हो सकता है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसको, यूनिट होल्डर को, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन 10 क्लॉज 23 FCA के अंदर क्या है, तो उसके अंदर यूनिट होल्डर को हमने क्या ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र किया है उसको रेंटल इनकम। कौन सी इनकम ट्रांसफ़र किया, रेंटल इनकम। जैसे हमने बिजनेस ट्रस्ट ने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया और ये रियल एस्टेट को वो लोग क्या करेंगे, रेंट पे देते हैं, तो रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगा। बिजनेस ट्रस्ट आगे ये यूनिट होल्डर को क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा। तो अभी क्या है कि ये जो रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट को मिला और बिजनेस ट्रस्ट ने आगे पास ऑन किया, इसमें बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको कितना TDS डिडक्ट करना है, तो जब आप यूनिट होल्डर को देते हो तो 10% लगेगा। कोविड का रिलैक्सेशन आपको इसमें भी मिलेगा 7.5%। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कोविड का जो रिलैक्सेशन TDS में है वो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। तो अगर आपने किसको पेमेंट किया होगा, नॉन रेसिडेंट को, तो फिर वो कोविड का आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वो 7.5%, यहाँ पे जो 10% का 7.5% होगा वो नहीं मिलेगा। बट इफ़ पेमेंट इज़ मेड टू यूनिट होल्डर बीइंग क्या लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर डिविडेंड इनकम होगा तो 10% और अदर इनकम होगा तो 5%। बट अगर रेंटल इनकम होगा तो कितना परसेंट करना है, हमें 30% करना है। रेंटल इनकम पे कितना, 30%, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें टाइटल पे लिख देना ये रेंटल इनकम है और ये डिविडेंड इनकम एंड अदर इनकम की वो बात कर रहे हैं। इफ़ पेमेंट इज मेड टू यूनिट होल्डर बीइंग अ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी होगा तो सेम टू सेम डिविडेंड इनकम पे गवर्नमेंट ने 10% लगा रखा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लेके आए, इसलिए डिविडेंड पे 10% है। बट अगर फॉरेन कंपनी होगा और रेंटल इनकम मिला होगा तो कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रॉम 14th of May 2020 to 31st of March 2021,
TDS का रेट मैंने आपको बताया कोविड की वजह से 3/4 सारे सेक्शन में उन्होंने कर दिया है। ओके, 194 LC में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी इंडियन कंपनी ने या तो फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट ने आउटसाइड इंडिया से अमाउंट क्या किया है, बोरो किया है। क्या किया है? आउटसाइड इंडिया से अमाउंट बोरो किया है, ठीक है ना, मतलब नॉन रेसिडेंट से अमाउंट बोरो किया है। तो उस केस में आपको 5% TDS डिडक्ट करना है। कितना TDS डिडक्ट करना है? 5%। इतना आप याद रखना, प्लस एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज वगैरह है तो आपको क्या करना है, वो 5% रेट पे लगाना है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जिसके अंदर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन नहीं होता, ध्यान से समझना, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है और अगर उसमें नॉन रेसिडेंट ने पैसा लगाया तो उस केस में 4% TDS का रेट है, बाकी सब में 5% का रेट है। इतना आप लोग याद रख लेना। कोई भी कोविड का रिलैक्सेशन नहीं है तो ये 5 का 75% मत कर देना, 5% का 5% ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू किए हैं तो इन दैट केस द TDS रेट विल बी 4% इंस्टेड ऑफ 5%, ठीक है। सो ये याद रखने वाली ही बात है, एग्जाम में आप एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर हमने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या की है, इश्यू किए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस उसमें भी TDS का रेट कितना रहेगा, 5% रहेगा। ओके, सो ये ध्यान रखना। नहीं करोगे तो भी आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये जो TDS एंड TCS के जो अमेंडमेंट है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे कुछ सेक्शन के, स्पेसिफिकली 194 एंड 194A को आप एक बार गो थ्रू कर लेना। दूसरा दोस्तों, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम जो है उसको हमने नहीं डिस्कस किया है, बट जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे अमेंडमेंट्स में दी हुई है, ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो पहला वाला आप पढ़ सकते हो। तो ये जो इंटरेस्ट आपको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में नॉन रेसिडेंट को मिलता है, ठीक है ना, उस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनके केस में कोई टैक्स लगेगा नहीं। फिर इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड फंड, तो आपने कैपिटल गेन में वो नाम सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके अंदर से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम होता है या फिर वहाँ से अगर आप कोई कैपिटल असेट ट्रांसफ़र करते हो तो उस केस में भी कोई कैपिटल गेन लगेगा नहीं, अगर स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लोकेटेड है, IFSC सेंटर के अंदर। ये कुछ पार्ट है, ठीक है ना, पर ये वाला तो है ही नहीं 10(4)D, ठीक है, ये स्पेसिफाइड फंड के रिलेटेड। 10(23)FBC देन 10 से क्लॉज 23(FC), ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करना होता है, ठीक है। सो कोई सेक्शन में देख लेता हूँ, अगर वो अबू धाबी, ये इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये सब कुछ नहीं है, सो ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। इवन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, तो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो सैलरी तक आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द अमेंडमेंट फ्रॉम द सैलरीज, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ तक रखते हैं। ये अमेंडमेंट का सेशन, मतलब जो जितने भी सेशन था, ये लास्ट सेशन था अमेंडमेंट का। अभी जो मॉक टेस्ट पेपर्स, मतलब RTP जो आएगी, ठीक है, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे बाद में, एज एन वन जब आएगा तब, एज वेल एज वो जो टोटल इनकम के लेक्चर्स आपको दिए गए उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा PDF ही मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, सो दैट अगर आपको कहीं नोट डाउन करना है, सो दैट यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर PDF इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब भी होता है हमारा, ज़रूरी नहीं है कि टैक्स का ही हो, कभी और मिलेंगे तब, ठीक है।
सो यहाँ तक रखते हैं. टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाय. अपना ध्यान रखिएगा. ओके, बाय एवरीवन.